नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। चुनाव खत्म और महंगाई शुरू। ये बात दरअसल थोड़े मजाक में भी कही जाती थी कि भारत में यदि चुनाव निरंतर होते रहें तो महंगाई को थामा जा सकता है, मगर ऐसा लगता है कि जो हमारी व्यवस्था है उसने तय कर लिया है कि वोट उसके लिए सबसे कीमती चीज है। चुनाव परिणाम आए 10 दिन हुए हैं और ये सबको अंदाजा था, रोज एक तरीके से टाइम क्लॉक चल रही थी कि कब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास 1000 कारण हैं इस बार दाम बढ़ाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी जी हैं। कोठारी साहब, ये तो हो गए राजनीतिक पक्ष, लेकिन सवाल ये है कि पैसा आएगा कहां से? सरकार करे तो अब करे क्या? पिछले 25 दिन से जो दुनिया की हालत बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है इस समय? अब स्थितियां सुधर जाएं तो थोड़ा बहुत कुछ सरकार कर भी ले, लेकिन कच्चे तेल की कीमत यदि इस हद पर जाएगी और यूक्रेन जो है वो अनाज भी अच्छी खासे पैदावार करता है, तो संकट तो चौतरफा आने वाला है भारत के ऊपर। अभिषेक जी, अपनी बात को मैं एक पंचलाइन से शुरू करना चाहूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विनाश साथ साथ है। आप ये कह रहे थे कि सरकार ने तोहफा क्या दिया। मैंने कहा सरकार ने जिस संभाव से प्राइसेस बढ़ाई हैं कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा। तो यू शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हैज वन पॉइंट एजेंडा कि सब इसकी धार से कटेंगे। हमें समझना पड़ेगा सर कि हम किसके लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप किस आम उपभोक्ता की बात कर रहे हो? वो जो आपकी टीवी देखा है, ट्वीट करेगा, सोशल मीडिया पे हाइक चिल्लाएगा और जाके सो जाएगा। 74 का वक्त भी देखा है, 77 का वक्त भी देखा है, पूरी जनता सड़क पे थी और सरकार जानती है कि अब जो जनता जिसको हम एड्रेस करते हैं ये लड़ने के लायक बची ही नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार हो, कोई फूल दिखाता है, कोई हाथ दिखाता है, आपको इस पे मत जाइए। सरकार को मालूम है कि मैं जनता को निचोड़ सकता हूं, क्योंकि जनता की आवाज ही खत्म हो चुकी है। अगर आप इसका सामाजिक पहलू देखें तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाला वक्त और भी खतरनाक और बुरा होने वाला है और लोग ये मान चुके हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं कि महंगाई का जो डोज अभी 40-80 पैसे जो बढ़ रहा है ना, बाद में रुपए में बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। कल को सरकार ये कहे कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर है, अभिषेक जी आप उनमें एक दिन ऑफिस पैदल आ जाएंगे, अगले दिन फिर स्कूटर को लात मारते मारते आना ही पड़ेगा। तो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है उसकी प्राइस कुछ भी रखिए, उसका कंजम्पशन कम होने वाला नहीं है। और सरकार ये जानती है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है हमारा, उसका उपयोग है, सदुपयोग है, दुरुपयोग है, ये बात की बात है, पर पैसा सरकार इसे जनरेट करेगी। कहने का तात्पर्य है कि आप कह रहे महंगाई, मैं कहता महंगाई नहीं है, हर व्यक्ति को समझना होगा और समझ भी रहा है कि हमें इसी वातावरण में जीना होगा। लेकिन कोठारी साहब, भारत को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक जो है वो सुपर रिच, उसकी संख्या तो बहुत गिनी चुनी है। उसके बाद हम इसको सो कॉल्ड जो मिडिल क्लास कहते हैं, उसमें हम 15-20% लोगों को रख लेते हैं। एक वो वर्ग है जो अभी हमने टीवी रिपोर्ट में देखा, जो ये कह रहा है कि हमारी सैलरी 10-12 हजार रुपए है, अब जिए तो जिए कैसे जी। और आप कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल एक तरीके से शांत हो चुकी है। तो ऐसे में लोकतंत्र में ये जवाबदेही किसकी है उस जनता की समस्या को आगे रखने की? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जिसको हम लोग महंगाई कहते हैं सर, इनिशियल इसका जो खतरा है, इसका जो झटका है, सबको असहनीय होता है। पर धीरे धीरे जब लोग सेटल होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, तो लोगों की इनकम में भी वृद्धि होने की संभावना होती है उसके अंदर। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक वक्त पेट्रोल सिर्फ 13 रुपए था, तो इनकम हमारी शायद लिमिटेड थी। आज पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर हो गया, इनकम में भी 6 का अंदर अंतर आ गया है। कहने का तात्पर्य यह कि अगर आप सोचते हैं कि हमें एक विकासशील देश है, विकास की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी सर। या तो आप खुश रहिए कि जिस हम लोग जिस पाषाण काल में थे वैसे रह लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें सब कुछ चाहिए। हम आएंगे आपके पास। जी कोठारी साहब, हम आएंगे आपके पास। मैं जरूर सर आएगा। हमारी रिपोर्ट में एक नागरिक, उसको हमने कहते सुना कि 10-12 हजार हमारी सैलरी है, हम जिए तो जिए कैसे। और एक नागरिक कह रहा था कि भाई कम से कम 30,000 सैलरी हो जाए तो जिया जा सकता है। जी हैं कोठारी जी, अब सिर्फ महंगाई जो है
अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और जब रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध सामने हो तो है ही। लेकिन युद्ध से पहले कोरोना था और भारत में बेरोजगारी, और उसी संदर्भ में हम राजस्थान की बेरोजगारी देखते हैं। आपको लगता है कि सरकारें कभी इस विपदा की ओर कोई इनके पास एक्शन प्लान सोचती भी हैं? सामने जब माथे पे आ जाए तब कुछ सोचना शुरू करेंगे, तो फिर आज पेड़ लगाएंगे तो उसके आम कब मिलेंगे? तेल की खपत वाले जो राष्ट्र थे, उसमें हम अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अक्षय ऊर्जा के बारे में सोचना शुरू किया, सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें हो रही राजस्थान में। ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गति से हम चले तो फिर पहुंच तो हम भी जाएंगे चंद्रमा पे और मंगल पे, पर पता नहीं कब पहुंचेंगे? अभिषेक जी, आपको मैं अपनी बात कहने से पर एक नारा मेरे को याद आता है सर, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और कुर्सी पे बैठ गए हम लोग। ठीक है सर, गरीबी हटी नहीं हटी, गरीब जरूर हट गए। तो नारे पे तो मत जाइए, और ये भी मत देखिए नारे कौन लगा रहा है, किससे लगवा रहा है, ये तो सब इनके टेंट्रम्स हैं। आपने एक बात बहुत सलीके की करी है, क्या सरकार के पास में विजडम है कि वो इश्यूज को सटीक और सही तरीके से एड्रेस कर सके? मेरा जवाब इसमें यह कि सरकार कोई भी है, उसका विजडम इम्पेयर्ड है। यानी सबको मालूम है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का जबरदस्त स्कोप है। वो बीजेपी सरकार रही हो, वो कांग्रेस की हो, या कोई और सरकार नहीं बनने वाली हो आने वाले दिनों के अंदर, पर कोई भी सरकार ठोस नीति लेकर नहीं आती है। दूसरी बात, आज हर घर के अंदर एक अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूं, क्या हर घर के अंदर लोगों ने अपने अपने जगह पर सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए सर। मैंने भी लगाया है, मेरा बिजली का बिल बिल्कुल करीब खत्म हो चुका है। पर अब यह सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए था। मैं जब सरकार से बिजली लेता हूं तो मेरे को 9 रुपए में बिजली देती है, और जब सरकार मुझसे बिजली लेती है तो 3 रुपए में सरकार मेरे को देती है। तो कहने तात्पर्य यह सर कि सोच है, पर ये सोच वो जो ना 2.5 दिन चले, 2.5 कोस वाली 2.5 कोस से 2.5 कुछ ऐसा जब जुमला है। अगर आप चाहते हैं कि सर देखिए, या तो आप कदम उठाइए या फिर महंगाई की मार सहने को तैयार हो जाइए। तो क्या, क्योंकि इलाज है सर जी, तो क्या इसमें भ्रष्टाचार, तो क्या इसमें कहीं भ्रष्टाचार आड़े आता है? क्योंकि सौर ऊर्जा से यदि बिजली बनने लगेगी तो फिर ये जो पारंपरिक हमारी ऊर्जा है, जिसके जरिए अभिषेक जी करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, इनका क्या होगा? दुर्भाग्य से जो भ्रष्ट है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो करप्ट है वो बेस्ट है। हम माने न माने, ये पॉलिसी आज प्रैक्टिस के अंदर है सर। ठीक है सर। सो जिस तरह महंगाई हुई, भ्रष्टाचार हुआ और करप्शन हुआ, इनके साथ हमें रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ब्लड में आ चुका है, हम चाहे ना चाहे, हम माने न माने। तात्पर्य यह कि इन सब के बावजूद भी हमें जिंदा रहना है सर। हम जिंदा रहेंगे कैसे? 150 रुपए वाला सरसों का तेल यदि 189 190 पे मिलने लगेगा, एक्चुअल भाव तो पता नहीं, लेकिन इसके आसपास है, और आगे क्या रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ेंगे, बढ़ना तय है यदि ये स्थिति है तो। बिल्कुल तय है सर। मेरा निवेदन ये है कि अब हम लोग हाई कॉस्ट इकोनॉमी में एंटर हो चुके हैं। कोई नहीं रोक सकता अब हमें, क्योंकि जो सरसों के 190 रुपए तेल बेच रहा है, वो अपने कर्मचारियों की भी सैलरी में वृद्धि कर रहा है, वो उतना ही टैक्स सरकार को भी दे रहा है। तो इस वजह कॉस्ट प्राइस स्पाइरल का जो एक जाल है, जो मकर जाल है, उसमें हम लोग उलझ चुके हैं। और यही कारण है कि जो पहले बेलदार अगर 100 रुपए लेता था, वही बेलदार आज 500 रुपए आपसे ले रहा है। सो कहने का तात्पर्य है कि जब कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगी, तो मेरी आमद भी बढ़ेगी। अब ये जो सवाल है कि वो कितना इंबैलेंस होगा, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ओनली। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, कि आपने एक बात बहुत अच्छी रखी कि वो तोड़ क्या है। ठीक है, सरकार से हम ये उम्मीद करें कि वो वेट कम कर देगी, नहीं करेगी। वो राज्य की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, क्योंकि रेवेन्यू, राजस्व अर्जन करना इनकी मजबूरी है। ये वो केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो, सीमा से ज्यादा ये पैसा बोरो कर चुके हैं। अब इनकी बोरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। कल ही हमने मुख्यमंत्री जी को देखा कि इधर और नई घोषणाएं कर दी। ठीक है, उनका राज्य हो जाए, घोषणा करें, पर पैसा आएगा कहां से उसके? लेकिन कोठारी साहब, लोकतंत्र में जब हम एक तरफ देखते हैं नई गाड़ियां आ रही हैं, चमचमाते कमरों पे साल में 2-2 बार रंग रोगन हो रहे हैं, पर्दे बदले जा रहे हैं, भत्ते बढ़ा लिए जा रहे हैं। एक तरफ वो आदमी है जो कह रहा है कि 12,000 में हम कैसे जिएं, और इसके वोट पे सब ये चुन के आ जाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास। एक सेकंड अभिषेक जी, आपने जो कथन कहा है ना सर, ये उन लोगों को जवाब होना चाहिए जो कह रहे थे केंद्र सरकार पर खर्चा कम क्यों करती। क्या जरूरत थी ये पॉलिटिकल इतना सारा अपॉइंटमेंट करने की सरकार राज्य के अंदर? किसके पैसे से हम लोगों ने 117 आदमी को भी पोस्ट पकड़ा दी?
और क्या करेंगे सलाहकार, किसके सलाहकार हो जी भाई? जी, हम आएंगे आपके पास, कोठारी साहब हम आएंगे आपके पास। हमारा तंत्र ऐसे ही चल रहा है, 4 माह तक कोई युद्ध हमें प्रभावित नहीं करता। पिछले 1 माह में कोई दुनिया की ताकत हमारी तेल की कीमतों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन देखिए चुनाव सर, खत्म और सारी चीजें सामने। कल से बयान भी आने लगेंगे कि हम करें तो करें क्या साहब, युद्ध चल रहा है उधर। नहीं हम आएंगे आपके पास। सरकार, आपको लगता नहीं सरकार जनता की अपेक्षा पूरा खरा उतरी है? कोठारी साहब हम जनता आएंगे पूरी आपके पैसे पास। बढ़ गए ना। हम ही तो चुनते हैं सरकार को, फिर हम किसको Yes. दोष दें? अभिषेक जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है सर कि आने वाले दिनों में महंगाई की मात्रा और बढ़ेगी सर, इसको कोई रोक नहीं सकता सर। सरकार चाहे, मतलब मैंने सरकार चाहे तो एक हद तक जो गरीब है, जो 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है या 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, उसके लिए रिलीफ सरकार उठा सकती है। अब 2 रिलीफ के तरीके हैं सर, कि उसको बहुत कम रेट के ऊपर या ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि हमारे एफसीआई के गोदामों में इतने ज्यादा अनाज भरा पड़ा है और चूहे दाग आसानी से खा जाते हैं, इतना वेस्ट हो जाता है, क्या वो अनाज हम जनता के लिए नहीं कर सकते? महंगाई और मुद्रास्फीति ये बढ़ती रहेंगी, ठीक है सर। सरकार को चाहिए अपने खाद्यान्न के गोदाम खोल देवे लोगों के लिए और लोगों को जिंदा रखे सर। जब हालात ठीक होंगे तो खाद्यान्न फिर भी आ जाएंगे, और लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ये सरकार गवर्नेंस का कोई मायने नहीं है। जी जी कोठारी साहब, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मसला यह नहीं है कि दर्द कितना है, मुद्दा तो यह है कि परवाह किसे है। तो इस सुविचार के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही।